Hey guys, welcome to Oliveboard and this is Shilpi Kanchan. So in this video we are going to discuss a very important and an interesting topic of Indian history, and that is Governor Generals and Viceroys. Since this topic is very important and quite large, I decided to segregate this topic into three parts. So this is part number 1, and in the upcoming days you will see part number 2 and 3 as well. So without further ado, let's get started. Okay, so guys, before starting our video, I would request you to subscribe to Oliveboard and hit the bell icon so that you never miss any update. अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं. Here you can see I have given you an introduction slide. इस स्लाइड में मैंने आपको एक टाइमलाइन दिया गया है कि कब से कब तक हमारे कंट्री में गवर्नर थे, फिर उसके बाद में गवर्नर जनरल का पोस्ट हुआ, देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट आया, एंड आफ्टर 1857 यानी कि जब फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम हम जिसको कहते हैं 1857 की जब क्रांति हुई, उसके बाद किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया और जो गवर्नर जनरल था उसका जो पोस्ट था उसको चेंज करके फिर नाम रखा गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया. एंड आफ्टर दिस 1947 यानी कि जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद वाइसरॉय ऑफ इंडिया का जो पद था, सो पर्सन वॉज सेम, ठीक है, लेकिन जो उसका पोस्ट का नाम था दैट वाज चेंज्ड एंड नाउ द पर्सन वाज अगेन कॉल्ड गवर्नर जनरल. बट दिस टाइम सिंस इंडिया वाज इंडिपेंडेंट, सो अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट इंडिया बन गया. ओके, सो आपको सिर्फ ये 4 से 5 साल हैं जो याद रखने हैं. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि आप किस तरीके से इनको ध्यान रख सकते हो. सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो टाइमलाइन शुरू हो रहा है वो हो रहा है 1757 से, ठीक है, और ये जो टाइमलाइन आपका ओवर हो रहा है वो हो रहा है 1950 पर. अगर आप 1950 के पहले देखो तो इसका जो ईयर आ रहा है 1947 यानी कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली. तो अब आप एक मोटे तौर पे यहाँ पे देख सकते हो कि 1757 टू 1947 ऑलमोस्ट आपके 200 ईयर्स हो रहे हैं, ठीक है, और दोनों में ही लास्ट में 7 आ रहा है. तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखना. उसके बाद अगर आप लोगों ने पॉलिटी में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है देन यू विल नो कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसका जो पोस्ट था उसको बढ़ा दिया गया और अब उसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है. फिर 1833 में आया था चार्टर एक्ट जिसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको बोला गया कि अब आप पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल हो. जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को चेंज करके फिर से जो नाम बोला गया दैट वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया. उसके बाद जब इंडिया को आज़ादी प्राप्त हुई यानी कि 1947 में, सो फिर से जो माउंट बैटन थे उस समय इंडिया के वाइसरॉय, उनको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. एंड फाइनली जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे, या आप कह सकते हो फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, वो थे राजगोपालाचारी, और उसके बाद इस पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया गया. So here I have a small trick. You can also note down in your notebook or you can take a screenshot of the slide. R H B C M R. Okay. अब आप इसको कैसे याद रखोगे, आपको बस इतना देखना है कि you have to remember 6 letters, जिसमें जो पहला लेटर है और आखिरी लेटर है वो सेम है, ठीक है. उसके बाद यदि आप यहाँ पे देखो एच बी, सो एच बी क्या होता है, जो हमारी पेंसिल्स हम लेते हैं उनमें लिखा होता है हार्ड ब्लैक, so you can remember it like this. and then CM is basically चीफ मिनिस्टर और चेयरमैन, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो. so you just have to remember HBCM, ठीक है, और R तो शुरू में भी आएगा और लास्ट में भी आएगा, तो it is easy to remember. अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है. so R stands for रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि जो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल था ही वॉज रॉबर्ट क्लाइव. ओके, उसके बाद H stands for वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी कि जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स. उसके बाद B स्टैंड्स फॉर बेंटिंक, यानी कि जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो था विलियम बेंटिंक. सिमिलरली अगर आपसे पूछे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो वो भी था विलियम बेंटिंक. उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट हमने देख ली है वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो पहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड कैनिंग. और अगर ये पूछा गया कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो वो भी था लॉर्ड कैनिंग. ओके, उसके बाद अगर आपसे ये पूछा गया कि हु वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो उन दोनों का आंसर होगा आपका माउंट बैटन. और लास्ट में मैंने आपको पहले ही बता दिया दैट ओनली इंडियन गवर्नर जनरल वॉज सी राजगोपालाचारी. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. अब हम एक एक करके सारे जो भी गवर्नर जनरल्स हैं या गवर्नर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, हम वो देखेंगे. Okay, so guys, before discussing Governor General of Bengal, first we will see about Robert Clive.
बिकॉज यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं. सो वी विल जस्ट सी कि इसने कौन सा इंपॉर्टेंट काम किया था. कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि हु इस्टेब्लिश्ड ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल. सो ये जो ड्यूअल सिस्टम था ये लेकर आया था रॉबर्ट क्लाइव. इसने क्या किया था, जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको दो भागों में बांट दिया था. द फर्स्ट वन वॉज निज़ामत एंड द सेकेंड वॉज दीवानी. निज़ामत में क्या होता था कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि एक स्टेट को संभालने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो पूरी दे दी थी नवाब ऑफ बंगाल के हाथों में. और जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास. अगर आपको एक स्टेट को सही तरीके से चलाना है, किसी मशीनरी को, तो ऑब्वियसली उसमें आपके पास पैसे का होना बहुत ज़रूरी है, विच वॉज नॉट पॉसिबल फॉर नवाब टू गेट, बिकॉज जो भी रेवेन्यू जनरेशन होता था वो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करती थी. सो इन दिस वे यू कैन सी दैट दिस वॉज अ वेरी पार्शियल पॉलिसी ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. नाउ आपसे एक ये क्वेश्चन आ जाता है विच आई हैव सीन इन 1 or 2 पेपर, सो इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे इंक्लूड करा है. ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉबर्ट क्लाइव ने डेप्यूटी दीवान किस किस को अपॉइंट किया था. सो बंगाल के लिए जो दीवान बनाया गया था ही वॉज मोहम्मद रज़ा, एंड बिहार के लिए द पर्सन हु वॉज सिलेक्टेड एज डेप्यूटी दीवान वॉज राजा शिताब रॉय. ओके, सो आपको ये दो नाम ध्यान रखने हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वॉरेन हेस्टिंग्स. वी विल सी कि इसने कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम किए थे. So he abolished dual system of administration. The very important point which you have to remember is that he was the only governor general to be impeached. Like जब ये गवर्नर जनरल बना तो काफ़ी टाइम के बाद ये पता चला दैट ही वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ करप्शन इन द कंपनी, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो एक्चुअल फ़ायदा होना चाहिए था ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में होने का, वो नहीं मिल पा रहा था. सो इवेंचुअली ही वॉज इम्पीच्ड. तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वॉज द ओनली गवर्नर जनरल या फर्स्ट गवर्नर जनरल टू बी इम्पीच्ड. सो योर आंसर विल बी वॉरेन हेस्टिंग्स. Now we will see another point. James Augustus Hickey started a weekly paper called Bengal Gazette in 1780. So अब आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल गैजेट था वो किस गवर्नर जनरल के टाइम पे इस्टेब्लिश किया गया. ठीक है, सो योर आंसर वुड बी वॉरेन हेस्टिंग्स. नाउ फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विथ विलियम जोन्स. दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स, सो ये आपको ध्यान रखना होगा. देन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी वो इसी के समय पे उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था बाय विलियम जोन्स. अपार्ट फ्रॉम दिस इसने एक और काम किया दैट ही स्टार्टेड दीवानी एंड फौजदारी अदालत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड सदर दीवानी एंड निज़ामत अदालत, यानी कि एपेलेट जो कोर्ट्स थी, फॉर सपोज यहाँ पे अगर किसी को जो डिसीजन मिला वो उसके फेवर में नहीं आया, देन ऑब्वियसली द पर्सन विल गो एंड अपील ऑन टू अ हायर कोर्ट. सो जो एपेलेट कोर्ट्स थी यानी कि सदर दीवानी और निज़ामत अदालत जो थी वो कैलकाटा में इस्टेब्लिश की गई. नाउ ही रोट द इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता. सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पहला ट्रांसलेशन था गीता का वो किसने किया पहले, तो सो आंसर वुड बी चार्ल्स विल्किंस. किसके टाइम पे किया, सो वॉरेन हेस्टिंग्स. और इसका जो इंट्रोडक्शन था जो कि इंग्लिश में लिखा गया था वो किसने लिखा, सो इट वॉज रिटन बाय वॉरेन हेस्टिंग्स हिमसेल्फ. ओके, so now we will move on to our next governor general and he is Lord Cornwallis. So Lord Cornwallis was second governor general of Bengal. He was there from 1786 to 1793, and now we will see what are the important works which he did. So he introduced permanent settlement in Bengal. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं. परमानेंट सेटलमेंट को ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं. इसके तहत क्या किया गया था दैट लैंडलॉर्ड्स बिकेम द परमानेंट मास्टर्स ऑफ देयर होल्डिंग्स एंड दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स. इसके तहत क्या हुआ था कि जितने भी ज़मींदार लोग थे उनको ये बोल दिया कि ये आपकी परमानेंट लैंड होल्डिंग है, हम इसमें से एक फिक्स्ड अमाउंट आपसे हर साल लिया करेंगे, एंड दैट फिक्स अमाउंट वॉज 10/11 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस. ठीक है, तो अब जितने भी ज़मींदार थे उन्होंने सोचा कि अगर हम 10/11 यानी कि पूरा यानी कि ऑलमोस्ट अपना 90% जो हिस्सा है अगर वो हम ब्रिटिशर्स को दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा. सो दैट्स वाई ऑल द ज़मींदार्स और यू कैन से लैंडलॉर्ड्स दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द फार्मर्स, and in this way ultimately farmers were the one who have to suffer a lot because of this scheme. इसके बाद new police system was introduced in 1791. Now this is very important point, the third one, known as the father of civil services in India, introduced two divisions of Indian civil services, covenanted and uncovenanted. सो जो कोवेनेंटेड पोस्ट होती थी दीज वर हायर पोस्ट, और ये सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही दी जाती थी. अनकोवेनेंटेड पोस्ट यानी कि आप कह सकते हो जो एकदम एंट्री लेवल का पोस्ट होते हैं, दोज आर वेरी बेसिक इन नेचर, वो वाले जो लोअर पोस्ट होते थे वो इंडियंस को दिए जाते थे.
आपको इतना नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि जो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया है वो किसे कहा जाता है. सो द पर्सन इज लॉर्ड कॉर्नवालिस. नाउ ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉज इन 1793 कॉल्ड कॉर्नवालिस कोड. ठीक है, एक आप ये देख सकते हो कि इसने रेवेन्यू में काम किया, यहाँ पे इसने पुलिसिंग सिस्टम को यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को सही करने में काम किया, सिविल सर्विसेज के लिए काम किया. सो ऑब्वियसली इन्हीं सारे लॉज को उसने कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि कोडिफाई किया, और ये जो सारे उसके बनाए गए लॉज हैं या सिस्टम्स हैं, दोज वर कॉल्ड कॉर्नवालिस कोड. ओके, नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट संस्कृत कॉलेज वॉज फाउंडेड इन बनारस बाय जोनाथन डंकन. सो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो संस्कृत कॉलेज था वो किस गवर्नर जनरल के टाइम पे बना. सो दैट वाज कॉर्नवालिस. ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द अदर गवर्नर जनरल. सो अब हम बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली की. इनके बीच में यानी कि कॉर्नवालिस और वेलेस्ली के बीच में जॉन शोर भी थे, बट वी हैव मिस्ड हिम बिकॉज वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ही वॉज द थर्ड, ही वॉज द फोर्थ गवर्नर जनरल. थर्ड जो थे वो थे जॉन शोर. ओके, नाउ वेलेस्ली ने कौन सा एक इम्पॉर्टेंट काम किया, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सिडरी अलाइंस. इसी के तहत ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया में अपने पैर फैलाए, यू कैन से लाइक दैट, क्योंकि जितने भी मेजर स्टेट्स थे उन सबको ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में किया थ्रू दी सब्सिडरी अलाइंस. सबसे पहला कौन सा किंगडम था जिसने सब्सिडरी अलाइंस को एक्सेप्ट किया? सो हैदराबाद. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा. एंड सेकेंड स्टेट वॉज मैसूर. ठीक है, नाउ सब्सिडरी अलाइंस होता क्या था, वील सी इन शॉर्ट. अकॉर्डिंग टू दिस, एवरी रूलर इन इंडिया हैड टू एक्सेप्ट टू पे अ सब्सिडी टू ब्रिटिश फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी. In return, British would protect them from their enemies. In this way, the rulers lost their sovereignty. So ये जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ इन 18th century. उस समय बहुत ज़्यादा वॉर्स होते थे, बैटल्स होते थे, और हर कोई अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहता था. तो उस समय जितने भी राजा थे, दे वर वेरी इनसिक्योर कि अगर कोई भी उनके पड़ोस का किंगडम है, अगर वो स्ट्रॉन्ग बन गया, सो द किंगडम इज़ गोइंग टू अटैक ऑन देम. और उस ज़माने में किसी के पास भी इतनी मॉडर्न आर्टिलरी या मॉडर्न सोल्जर्स नहीं थे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ. और इसी चीज़ का फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया. उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ में एक एग्रीमेंट कर लीजिए कि हमारी जो भी सेना होगी, हमारी जो भी ब्रिटिश सेना होगी हम उसको आपको देंगे, एंड यू हैव टू मेंटेन दैट आर्मी. यानी कि आप समझ सकते हो कि आर्मी के मेंटेनेंस का कितना ज़्यादा खर्च होता है. सो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बहुत ही समझदारी से अपनी आर्मी का पूरा खर्चा लिया इंडियन रूलर से, और ये बोला कि उसके बदले में अगर कोई दूसरा रूलर आपके ऊपर अटैक करता है, सो वील हेल्प यू, लेकिन इसके बदले आप किसी भी फॉरेन कंट्री से आप हमारे परमिशन के बिना कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो. और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने एक रेसिडेंट को अपॉइंट कर दिया. तो रेसिडेंट जिसको अपॉइंट किया था हर एक स्टेट में, वो पूरा के पूरा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसका होता था उस स्टेट में, एंड ही यूज्ड टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट टू दी ब्रिटिशर्स. सो इस तरीके से आप देख सकते हो दैट सब्सिडरी अलायंस वॉज अ वेरी क्लेवर स्कीम ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिशर्स. नाउ लॉर्ड वेलेस्ली कॉल्ड हिमसेल्फ एज टाइगर ऑफ बंगाल. सो ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस गवर्नर जनरल ने खुद को ही, यानी कि खुद को ही उसने टाइगर ऑफ बंगाल बोल रखा था. सो ये आपसे पूछ सकते हैं. सो नाउ वी आर स्किपिंग 3 to 4 गवर्नर जनरल्स, क्योंकि वहाँ से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, एंड वी आर कमिंग डायरेक्टली ऑन टू लॉर्ड विलियम पेंटिंग. सो नाउ वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. Called the father of modern Western education in India, this point is very important. Introduced English as the language of instruction in India. यानी कि इसने बोला कि जो भी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, दैट इज़ गोइंग टू बी इंग्लिश. देखिए, अब लैंग्वेज को इंग्लिश करने के देयर वर अ नंबर ऑफ रीजंस, बट जो मेन रीजंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं. बिकॉज दे वांटेड कि जो लोग हों वो वेस्टर्न एजुकेशन ले पाएँ, वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी, वेस्टर्न फिलोसॉफी को समझ पाएँ. अगर आप किसी बच्चे को बचपन से ही पढ़ाओगे कि ये चीज़ अच्छी है, क्रिश्चियन धर्म अच्छा है, यूरोपियंस अच्छे हैं, वो ज़्यादा सभ्य हैं, ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, तो ऑब्वियसली उसके दिमाग में यही चीज़ घर कर जाएगी, और वो अपने ही कल्चर की रिस्पेक्ट ना करते हुए फॉरेन कल्चर को ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़्यादा रेवरेंस से देखेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, सिंस ब्रिटिशर्स वर देयर, दे नीडेड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़ एट क्लैरिकल पोस्ट, और यू कैन से एट द बेसिक लेवल पोस्ट. लेकिन अगर उन लोगों ने इंग्लिश ही नहीं पढ़ी होगी, देन हाउ वुड दोज एम्प्लॉयज़ बी एबल टू वर्क फॉर द ब्रिटिशर्स. सो इसीलिए भी इंग्लिश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. ठीक है. सो अब ये जो भी आइडियाज़ थे कि मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में लेके आनी है, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना है, ये सब मैकेलॉयज़ मिनट ऑन एजुकेशन के तहत किया गया. इसके बाद विलियम बेंटिंक इज़ नोन एज द मोस्ट लिबरल एंड एनलाइटेंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया,
because he has done many social and educational reforms which actually helped India in the longer run. जैसे कि पहले इंडिया में सती सिस्टम था, सो अलॉन्ग विथ राजा राम मोहन रॉय, विलियम बेंटिंक ऑल्सो डिड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू अबॉलिश इट. उसके अलावा फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि जो छोटी बच्चियाँ होती थी उनको पैदा होते साथ ही मार दिया जाता था, सो उसको भी ख़त्म करा. फिर बली का सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता था किसी किसी कम्युनिटी में, तो उसको बंद कराया. सो दीज वर द सोशल रिफॉर्म्स डन बाय लॉर्ड विलियम बेंटिंक. So these are all the important points related to Lord William Bentinck. Okay, so guys, this is it for this video, and this was part number 1. We shall very soon discuss part number 2 and 3 as well, so that you will be done with this particular topic of Governor Generals and Viceroys. I shall get back to you next time with my next video. Till the time, stay happy, practice hard, and keep yourself motivated. Bye.